Hello everyone, welcome back to my channel. So here we have taken chapter number 14 of class 9th, that is natural resources. Okay, so chapter start करने से पहले if you are new on my channel, so please subscribe it, share with your friends. Okay, so now let us start with the chapter. पहली बात ये जान लेते हैं, what do you understand by natural resources? Resources क्या होते हैं? रिसोर्सेज का मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो हमारे यूज़ में आ रही हों, ठीक है। तो जो हमारे यूज़ में आ रही हों दैट विल बी रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो हमें नेचर से मिली हों, ठीक। तो ऐसी चीज़ें जो हमें नेचर से मिली हों और वो हमारे यूज़ में आ रही हों, मतलब हमारे लिए बहुत यूज़फुल हों। सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दीज टाइप ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, विच वी आर यूजिंग एंड दे आर फ्रॉम नेचर, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि पहली चीज़ कि जैसे हमारा अगर हम प्लैनेट की बात कर लेते हैं तो हम अर्थ पे रह रहे हैं, कहीं और पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। बिकॉज अगर सिंपली हम बात करें तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए एक सर्वाइवल के लिए, एक लाइफ के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए वो सारी अर्थ पे ही पॉसिबल हैं, ठीक है। अर्थ पे ही वो सारी रिसोर्सेज मिल पा रही हैं। तो चाहे वो फूड हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे चाहे जो हमें ब्रीथ करने के लिए एयर हो, तो वो सारे जितने भी चीज़ें हैं वो अर्थ पे आसानी से अवेलेबल हैं। दैट्स वाई वी कैन सर्वाइव ऑन अर्थ प्लैनेट ओनली, ठीक है। अभी तक बाकी कोई प्लैनेट पे अभी सर्वाइवल नहीं मिल पाया है कि लाइफ सर्वाइव कर पाएगी, बट अर्थ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स जो हमारी हैं वो यहाँ पे हम फुलफ़िल हो जा रही हैं अर्थ पे, तो यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। मतलब जब उनकी नीड फुलफ़िल हो जा रही है, जो उनको बेसिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए, तो इसका मतलब है कि लाइफ पॉसिबल है यहाँ पर। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर दीज रिसोर्सेज ऑन द अर्थ। तो पहले ये जान लेते हैं कि हमारा अर्थ है, ठीक है, हमारे पास अर्थ है। ओके, हमारा अर्थ है तो उसमें एक मान लीजिए अर्थ है, उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल है। सॉलिड पार्टिकल इन द सेंस कि लैंड है, वहाँ पर लैंड है ना, लैंड है। तो ये जो आउटर क्रस्ट है अर्थ की, इसको बोला गया लिथोस्फेयर। क्या बोला गया इसको? लिथोस्फेयर, सॉलिड पार्टिकल। ओके, फिर इसके बाद जो वाटर है, जो कि 75% अर्थ का कवर उसी ने किया हुआ है वाटर का, चाहे वो अंदर हो, अंडरग्राउंड हो, चाहे उसके ऊपर में हो, तो फिर दैट विल बी व्हाट, तो वो आपका कहलाता है हाइड्रोस्फीयर। मतलब कि यहाँ पर वाटर भी मौजूद है, तो दैट विल बी हाइड्रोस्फेयर हमारे अर्थ पे। मतलब लिथोस्फेयर मतलब क्रस्ट भी है, मतलब लैंड की, और पानी भी मौजूद है, मतलब हाइड्रोस्फीयर हम कह सकते हैं ना कि हाइड्रोस्फीयर है। ओके, लिक्विड पार्ट को हम हाइड्रोस्फीयर कह सकते हैं, सॉलिड पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, मतलब क्रस्ट पार्ट को हम क्या कह सकते हैं, वो लिथोस्फीयर, ठीक। अब आता है जो मेन चीज़ है कि हमारा जो अर्थ है, ठीक है, द एयर दैट कवर्स द होल ऑफ द अर्थ, एक ब्लैंकेट के तरीके हमारी अर्थ जो है, बहुत सारे मतलब हमारे अर्थ में बहुत सारे एयर भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो दैट इज, आप एयर पार्ट को हम एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं, ठीक है, एयर पार्ट को हम एटमॉस्फेयर भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे अर्थ पे क्या क्या चीज़ें हैं? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। और जब ये तीनों चीज़ मिल जाते हैं, जब ये तीनों चीज़ आपस में मिल जाते हैं, तो एक लाइफ पॉसिबल हो पाती है। मतलब कि एक लाइफ सपोर्टिंग जोन है, मतलब कि एक लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए, एक लाइफ के सर्वाइवल के लिए ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सॉयल भी बहुत ज़रूरी है, वाटर भी ज़रूरी है, एयर भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये लाइफ सपोर्टिंग जोन है अर्थ का, ठीक है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर। इसी को, यही तीनों चीज़ लाइफ पॉसिबल कर पाते हैं, और इन्हीं तीनों को आप, मतलब ये तीनों की वजह से एक लाइफ पॉसिबल हो पाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं बायोस्फेयर, जहाँ पर कोई लिविंग क्रिएचर रह सकते हैं, ठीक है, समझ में आया?
तो बेसिकली अगर हम जो बात करें, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं जिनमें जान होती है, ठीक है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। उन्हें बायोटिक कंपोनेंट कहा जाता है बायोस्फेयर का, बिकॉज अभी हम लोगों ने डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ा है। तो जब हम लोग उस चैप्टर को पढ़ेंगे, व्हेन वी विल गो टू दैट चैप्टर, वी विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट चैप्टर। वहाँ पर हम बायोटिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये जो एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये सारी नॉन लिविंग थिंग है, तो इसे हम लोग, लेकिन ये हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट है, सॉरी हमारे अर्थ का ये पार्ट है, हमारे बायोस्फेयर का ये पार्ट है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हैं ही, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हम लोग बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं बायोस्फेयर का। लेकिन जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये भी बहुत ज़रूरी हैं बायोस्फेयर, मतलब कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के मतलब लिए, एक जो लिविंग क्रिएचर के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जबकि ये नॉन लिविंग थिंग है, तो इन्हें हम लोग बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। तो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एबायोटिक कंपोनेंट्स इन डिटेल। ओके, अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थ में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। बेसिकली इफ़ आई विल से कि यहाँ पर हम लोग एयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, सॉइल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो और साथ ही साथ में वी विल टॉक अबाउट एयर पॉल्यूशन ऑल्सो, ठीक है, और उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। वाटर पॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि उन्हें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और फिर सॉइल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली अगर हम लोग देखें तो आज के टाइम पे रेगुलर बेसिस पे हम अपने हर स्टैंडर्ड में धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़ते चले आ रहे हैं, एयर से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड और पॉल्यूशन से रिलेटेड, सॉइल से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं और वही चीज़ें हम लोगों को यहाँ भी पढ़नी है, ठीक है। बस इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है इनके अलावा भी, दैट इज़ बायोजियोकेमिकल साइकिल, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेचुरल रिसोर्सेज का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बायोजियोकेमिकल। ऐसा नहीं है कि इसके पहले आपको पढ़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं है, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट बायोजियोकेमिकल साइकिल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। सो क्या है कि द ब्रीथ ऑफ लाइफ, एयर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कहा जाता है एयर क्या है, एयर जो है बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, नाइट्रोजन। अगर हम लोगों ने मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ लिया है तो वहाँ पर अभी हम लोगों ने थोड़ा बहुत एयर के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारे अर्थ पे ये सारी चीज़, मतलब एयर तो प्रेजेंट है ना, एयर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये सारी चीज़ें भी हमारे अर्थ पे प्रेजेंट हैं। लेकिन अगर हम अदर प्लैनेट्स की बात करें, ठीक है, just like Venus and Mars, where no life is known to exist, the major component of the atmosphere is found to be क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। इनफैक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड है constitutes up to 95 to 97 of the atmosphere on Venus and Mars, ठीक है। तो अगर हम कहें यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो कि अभी हम जब डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम जानेंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि वो ब्रेक डाउन कर सकें और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। क्या करती हैं जब उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, दे नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ताकि वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर सकें और उन्हें एनर्जी मिल सके बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए, ठीक है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए। तो इसका रिजल्ट ये है कि दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो एक अनदर और भी प्रोसेस होता है, देयर इज़ अनदर प्रोसेस ऑल्सो विच रिजल्ट इन द कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड कॉमिटेंट प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबशन, ठीक। तो दिस इंक्लूड्स नॉट जस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ बट बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें जैसे उनसे हमें एनर्जी मिल सकती है, जैसे फॉरेस्ट में फायर लग गई, ठीक है, फॉरेस्ट में अगर फायर लग जाती है तो उसमें से भी वो कंबशन होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में इज़ मेयर फ्रैक्शन ऑफ द परसेंट, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ फिक्स्ड
मतलब टू फिक्स्ड है एकदम, ठीक है। अगर हम देखें पहला कि जब ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं, ग्रीन प्लांट कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज, सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। और अगर हम मैरीन एनिमल्स की बात करें तो दे यूज़ कार्बोनेट्स डिज़ोल्व इन सी वाटर टू मेक देयर शेल, वो शेल बनाने के लिए ये कार्बोनेट्स का यूज़, जो ऊपर की शेल होती है ना वो कार्बोनेट्स की बनी होती है। जब अभी हम आगे कार्बन साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पर कार्बोनेट्स के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो मैनी मराइन एनिमल यूज़ कार्बोनेट, ठीक है, डिज़ोल्व इन सी वाटर, मतलब कार्बन जब डिज़ोल्व हो जाता है सी वाटर में एंड दैन दैट मेक्स देयर शेल, तो वो उस तरीके से भी है, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द क्लाइमेट कंट्रोल। एटमॉस्फेयर का क्या रोल है क्लाइमेट के कंट्रोल में। तो अभी हम लोगों ने बात की एटमॉस्फेयर की, एयर की बात की ना, कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ गैसेस, लेकिन केवल एयर का मतलब एयर में यही नहीं है कि ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका ये यूज़ है, और ऑक्सीजन का क्या यूज़ है। चलिए वो सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, बट वन मोर थिंग इज़ देयर अबाउट द एयर इज़ दैट कि एयर जो है वो थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेटर या हीट रेगुलेटर का देने का भी काम करता है। जैसे अगर हम, क्योंकि वी ऑल्सो नो दैट वी आर लिविंग ऑन अर्थ प्लैनेट, तो फिर यहाँ पर सन की रेज भी पड़ती हैं, ठीक है। तो कुछ सन की रेज ट्रैप भी होती हैं, कुछ रेडिएट बैक भी हो जाती हैं। दिस इज़ ड्यू टू द एयर, बिकॉज एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जो एयर है वो थर्मो रेगुलेशन और हीट रेगुलेटर देने का भी ये काम करते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि अगर हम देखें तो दिन में जो टेम्परेचर है थोड़ा सा हाई हो जाता है, ठीक है। दिन में टेम्परेचर जो है हमारे एटमॉस्फेयर का हाई हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे शाम होती जाती है, रात होती जाती है, वो जो हीट है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि वो जो गैसेस है वो धीरे धीरे स्केप होने लगती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मून की, ठीक है, तो मान लीजिए ये मून है और ये अर्थ है। तो अगर आप लोगों ने मून के बारे में पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी जान लेते हैं कि मून में जो है कि एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है मून पे, लेकिन अर्थ पे तो एटमॉस्फेयर है ना, अर्थ पे है। और अगर हम देखें तो जो सन की जो दूरी है लगभग इन दोनों से सेम ही है, लगभग सेम डिस्टेंस है सन का, ठीक है, मून और अर्थ से, ठीक है। तो क्या है, लेकिन यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, तो इसका टेम्परेचर अगर हम देखें यहाँ, क्योंकि सॉरी यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो यहाँ का अगर हम टेम्परेचर देखें तो इसका हमेशा -90 डिग्री से ले करके आप देख सकते हैं कि 110 तक आपका यहाँ का टेम्परेचर राइज करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम वहीं अर्थ की बात करें तो अर्थ पे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज हियर व्हाट, हियर एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट ना, दैट्स वाई, ओके। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी बताई गई है जो कि आप कर सकते हैं अपने घर पे भी बहुत आराम से, ठीक है। करना क्या है कि बीकर लेना है जिसमें पानी भरा हो, और एक में सॉइल भरा हो या सैंड भरा हो, मतलब 2 बीकर ले लिया, और तीसरे में एक क्लोज बॉटल ले लेनी है जिसमें कि थर्मोमीटर हो, ठीक है। अब इसको करना क्या है आपको कि सिंपल सी चीज़ कि ये दोनों को, जैसे जो हमने वाटर लिया है या जो सैंड लिया है जो बीकर में रखा हुआ है, इसको 3 घंटे तक धूप, एकदम अच्छी धूप आ रही हो, एकदम अच्छी सी 3 घंटे तक धूप में रख देना है, ठीक है, दोनों को साथ में। अब 3 घंटे बाद उसको शेड में लेकर के आना है सेम टाइम पे, और मेजर करना है कि ये सारे क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वो सारी चीज़ें आपको पता करने हैं। तो अगर हम देखें सिंपल सा इसका जो समराइजेशन करें, तो अगर हम देखेंगे कि जो सैंड है और जो वाटर है सेम टाइम पे सेम रेट पे दोनों नहीं हीट अप करेंगे, ठीक है, मतलब वैरी करेंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि जब अगर हम रेगिस्तान की बात करते हैं
क्योंकि जो सैंड है वो तो जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा हो जाता है। रेगिस्तान में क्या होता है, रात में जो सैंड होता है वो काफ़ी ठंडा भी होता है और दिन में बहुत गर्म होता है। लेकिन वाटर के साथ ऐसा नहीं है, इसका प्रोसेस थोड़ा स्लो है, ठीक है। मतलब ठंडा हो जाए, गर्म हो जाएगा, फिर धीरे 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 टाइम लेता है कूल डाउन होने में, ठीक है। तो हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ये जो मूवमेंट ऑफ एयर है, द मूवमेंट ऑफ एयर जिसे हम विंड कहते हैं। वैसे अगर हम बोलें तो ज़्यादा हवा और यही सब बोलते हैं, ठीक है। तो ये बताया गया है कि जो मूवमेंट ऑफ एयर है इसे हम लोग विंड कहते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने देखा हो, महसूस किया हो, सॉरी देखा हो नहीं, महसूस किया हो, तो होता क्या है कि कभी कभार दिन में बहुत गर्मी रहती है लेकिन शाम होते होते बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। और अगर कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि बहुत दिन में बहुत गर्मी रही हो और शाम को हल्की सी ठंडी सी हवा के साथ में थोड़ा सा बारिश भी हो गई हो और थोड़ा सा मतलब तेज़ आंधी भी चल गई हो, जो कि बहुत ही कूलिंग इफेक्ट दे रही हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है। वॉट ब्रिंग्स अस वेलकम्स रेन, ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती हैं, ये सारे फिनोमिना कैसे होते हैं। तो अगर हम देखें ये सारे जो फिनोमिना है, ये सारा ये जो सब चीज़ें हो रही हैं, दिस इज़ ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। कि ये एटमॉस्फेयर की वजह से ही ये सारे फिनोमिना हो पाते हैं, ठीक है। तो ऑल दिस फिनोमिना आर द रिजल्ट ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस इन आवर एटमॉस्फेयर ड्यू टू द हीट ऑफ एयर एंड द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर। क्योंकि अगर कोई चीज़ हीट रहेगी, ठीक है, मान लीजिए कि क्योंकि वाटर वेपर कैसे फॉर्म होंगे, ठीक है, जब कोई वाटर बॉडीज़ हीट अप होंगी। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वाटर बॉडीज़ है, ठीक है, धीरे धीरे सन की रेज पड़ेंगी, बहुत गर्मी है, हीट अप होंगी, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगी। या कुछ लिविंग जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हीट मतलब कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करते हैं जिसकी वजह से जो वाटर बॉडीज़ फॉर्म होती हैं, जैसे हम घरों में खाना बनाते हैं उसमें से भी कुछ ऐसा चीज़ें हैं कि स्टीम फॉर्म में कुछ कोई चीज़ जा रहा है, वाटर मतलब कि वाटर वेपर फॉर्म में बन रहा है, या कुछ भी हम लोग कोई भी ऐसी एक्टिविटी घर में कर रहे हों या कोई भी चीज़ हो, मतलब ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ कर रहे हों जिसकी वजह से वाटर वेपर्स फॉर्म हो रहे हों। तो वाटर बॉडीज़ के अलावा इससे भी वाटर वेपर्स फॉर्म होते हैं। तो जो एटमॉस्फेयर है तो वो क्या करेगा, दैट कैन बी हीटेड फ्रॉम बिलो बाय द रेडिएशन दैट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक एंड रेडिएटेड बाय द लैंड और वाटर बॉडीज़, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं, मतलब ये जो प्रोसेस है ये जा रहा है, मतलब वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फिर तो होगा क्या कि जैसे जैसे जो हमारे एटमॉस्फेयर है धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पे मतलब सनरेज आ रही हैं, फिर धीरे धीरे करके हीट होकर के ये रेडिएटेड बैक भी मतलब बैक भी चली जा रही हैं, ठीक है, वापस भी जा रही हैं। ओके, तो ये जो अब जब हीट होता है, ऑन बीइंग हीटेड कन्वेक्शन करेंट्स आर सेट अप इन द एयर। अब ये कन्वेक्शन करंट क्या होता है कि जब कूल ब्रीज मतलब ठंडी हवाएं ये जो हीटर एरियाज़ की तरफ जाती हैं ना, कि ये जो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज कन्वेक्शन करंट। मतलब कूल ब्रीज फिर हीट होकर मतलब कि फिर चेंज होती हैं किसमें, धीरे धीरे हॉट होकर के फिर उड़ती चली जाती हैं, ठीक है। तो दैट विल बी कॉल्ड एज कन्वेक्शन करंट एंड दे आर सेट अप इन द एयर। सो अभी यहाँ पर हम एक एक्टिविटी देखेंगे, इससे कैसे करना है। करना क्या है कि अब यहाँ पर एक बीकर ले लिया गया है, ये कैंडल लगा दिया गया है, कैंडल को ब्लो भी कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या करना है, एक इंसेंस स्टिक लेके आना है, मतलब धूप बत्ती लेकर के आनी है और ये धूप बत्ती को इसके ऊपर में रखना है, इसके माउथ के ऊपर में रखना है। तो जैसे जैसे आप इसके माउथ के ऊपर रखते जाएंगे, देखिए ये डायरेक्शन चेंज, अभी तो ये डायरेक्शन दिखाया गया है। अब आप थोड़ी देर के लिए इसका जो इंसेंस स्टिक है इधर की तरफ डायरेक्शन कर लीजिए, फिर इधर की तरफ डायरेक्शन कर लीजिए, फिर इधर की तरफ डायरेक्शन, मतलब इसका डायरेक्शन जैसे जैसे घुमाते जाएंगे, या इसको थोड़ा सा आगे कर लीजिए या इसको थोड़ा सा पीछे कर लीजिए या इसके एकदम बीच में रखिए इंसेंस स्टिक को। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो उसके डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, धीरे धीरे इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। ओके, तो जो एयर, इससे क्या पता चलेगा, जो एयर करेंट्स है बीइंग कॉज्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ द एयर। अनइवन हीटिंग ऑफ द एयर मतलब क्योंकि हमारे अर्थ पे कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, ठीक है, अलग अलग एटमॉस्फेयर है अलग अलग जगह पे। ये तो ये जो
ये जो अनइवन हीटिंग ऑफ एयर है, इसकी वजह से जो एयर करेंट्स है वो दीज आर कॉज्ड। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, द पैटर्न रिवील्ड बाय द स्मोक स्लोअर्स द डायरेक्शन इन विच हॉट एंड कोल्ड एयर मूव्स। इन सिमिलर, the air is heated by the radiation from the heat land or water and it rises. Okay, but land gets heated faster than water and the air over land would be heated faster than the air over bodies. अब इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये लैंड है और ये वाटर है, तो होगा क्या कि जब एयर जो है वो हीट होता है, ठीक है, देन बाय रेडिएटेड फ्रॉम द हीट लैंड। और रेडिएशन का मतलब क्या होता है, बिना किसी मीडियम के वो चीज़ हीट हो गई हो, ठीक है। तो होता है इसमें क्या होगा कि जो लैंड है वो काफ़ी जल्दी हीट होता है इन कंपैरिजन टू वाटर बॉडीज़, ठीक है। जो अगर सन की रेस पड़ रही हैं तो अगर आप देखेंगे तो लैंड जो है वो काफ़ी तेज़ी से गर्म होता है एज़ कंपैरिजन टू वाटर बॉडीज़। तो इसके ऊपर जितनी भी एयर होंगी, अगर ये हीट हो जाएगा तो इसके ऊपर जितनी भी एयर होंगी वो धीरे बहुत जल्दी मतलब वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगी, ठीक है। और उसके लेकिन अगर वाटर की बात करें तो इसके ऊपर की जो एयर रहेंगी वो उतनी जल्दी हीट अप नहीं कर पाती हैं, ठीक है, वाटर के ऊपर क्योंकि क्या है कि द एयर ओवर लैंड वुड बी ऑल्सो हीटेड फास्टर, लेकिन जो एयर वाटर बॉडीज़ के ऊपर रहती हैं वो काफ़ी जल्दी हीट नहीं होती हैं। तो होता क्या है कि जैसे लैंड है, लैंड सरफेस पे अगर आप लोग जाते हैं बीच वगैरह पे, तो आपको क्यों बीच वगैरह पे जाना पसंद होता है, क्यों वो कूल ब्रीजेज़ आपको ठंडी हवाएं मिलती, बिकॉज जैसे ही ये जो लैंड है, लैंड के ऊपर की जो, क्योंकि वो लैंड काफ़ी जल्दी गर्म हो जाता है, तो इसके ऊपर की जो हवा होगी, इसके ऊपर की जो एयर होगी वो फटाक से उड़ करके ऊपर चली जाएगी, और इसके ऊपर की जो एयर होगी, इसके ऊपर की जो वाटर बॉडीज़ के ऊपर की जो एयर होगी वो उसकी जगह फटाक से ले लेगी, यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगी, फिर धीरे धीरे ये हीट होकर के फिर ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी, फिर यहाँ पर जगह खाली हो जाएगी क्योंकि प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा तो ये जगह आकर के इसकी ले लेगी, ठीक है। तो इफ़ वी लुक एट द सिचुएशन इन द कोस्टल एरिया, वही बताया है कोस्टल एरिया में ड्यूरिंग डे में अगर हम बात बताएं तो द एयर अबव द लैंड गेट हीटेड फास्टर एंड स्टार्ट राइजिंग। अब यहाँ पे कोस्टल रीजन के बारे में बताया गया है कि दिन के समय में क्या होता है, दिन के समय में जो लैंड के ऊपर की एयर होती हैं, मतलब लैंड है, लैंड के ऊपर की जो एयर होगी वो क्या होगी, वो काफ़ी जल्दी हीट हो जाएगी और स्टार्ट राइजिंग हो जाएगी, ठीक है। एज दिस एयर राइजेज, जैसे जैसे ये राइज होती जाएगी वहाँ पर एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। जैसे ये लैंड हुआ, वही मैंने बताया लैंड हुआ, ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ पर इसके ऊपर की जो एयर है वो हीट करके ऊपर चली गई, उसके बाद यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना, क्योंकि ये तो मूव करके ऊपर चली गई, ठीक है, तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो जो सी मूव्स आती हैं ना, जो सी के पास की जो एयर होती हैं वो इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लेती हैं, ठीक है, ये लो प्रेशर वाली एरिया को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। तो जो मूवमेंट होता है एयर का फ्रॉम वन रीजन टू अदर क्रिएट्स विंड। जो विंड की बात आती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यही, ये जो मूवमेंट है एयर का एक रीजन से दूसरे रीजन तक, दैट क्रिएट्स विंड, ठीक है, जो इस चैप्टर में बेसिकली हम इस टॉपिक में जो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दिन के समय में क्या होता है, दिन के समय में जो डायरेक्शन रहेगा विंड का वो भी दिन के समय में जो डायरेक्शन रहेगा विंड का वुड बी सी टू लैंड, ठीक है, सी टू लैंड रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर फिर क्या होता है लैंड के पास में फिर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, फिर ये जो सी की जो विंड्स होती हैं वो यहाँ पर आकर के ऑक्यूपाई कर लेती हैं लैंड के पास में, ठीक है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। और नाइट के समय में क्या होता है, रात के समय में जो धीरे धीरे लैंड और सी जो है वो कूल डाउन होने लगता है, लेकिन लैंड जल्दी कूल डाउन हो जाता है। तो जो वाटर होती हैं, तो रात के समय में क्या होगा, रात के समय में क्योंकि जो लैंड है रात के समय में वो एज़ कंपैरिजन टू अगर सी की बात करें तो जल्दी से वो ठंडा हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा लैंड के पास में, रात में लैंड के पास हाई प्रेशर रहेगा, दिन में लो प्रेशर रहेगा लैंड के पास, ठीक है। तो इसकी सी ब्रीज यहाँ पर आती हैं और फिर ये यहाँ का जो एरिया है ऑक्यूपाई कर लेती हैं, फिर वो धीरे धीरे
इवेपरेट करके चली जाती हैं। लेकिन अगर हम रात की बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट होता है। होता ये है कि द वाटर कूल्स डाउन स्लोवर देन द लैंड, ठीक है। तो जो एयर अबव द वाटर रहती हैं वो वार्मर रहती हैं देन एयर। तो जो सी के पास की जो एयर रहेगी वो जल्दी वो ऊपर जाएगी, फिर लैंड के पास की एयर जो रहेगी फिर इधर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फिर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, फिर ये इसकी जगह ले लेंगी, फिर ऊपर की तरफ जाएंगी, ठीक है। समझ में आया? तो ये बस इतना समझ लीजिए, बस इतना समझिए, लैंड पे दिन में लो प्रेशर रहता है जिसकी वजह से, ठीक है, मतलब कि लो प्रेशर इन द सेंस होता क्या है कि लैंड काफ़ी जल्दी गर्म होता है। आपको ध्यान ये देना है, लैंड जल्दी गर्म होता है, वाटर बॉडीज़ देर में गर्म होती हैं। दिन की बात हो रही है, ठीक है। तो जल्दी गर्म होती हैं, सॉरी देर में गर्म होती हैं। तो करना क्या है कि यहाँ की जो एयर रहेंगी वो फटाफट से इवेपोरेट होकर के चली जाएंगी। तो यहाँ की जो एयर रहेंगी और यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो सी की जो वहाँ की एयर है वो इधर की तरफ आ जाएंगी और यहाँ पर यहाँ ये स्पेस ले लेंगी, फिर ऊपर की तरफ चली जाएंगी, ठीक है। अब इसी का जस्ट अपोजिट होता है आपका वाटर में, कि ये क्योंकि ठंडा हो चुका रहता है रात में, और ये जो वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, ये जो वाटर बॉडीज़ रहेंगी, क्या ये इसके ऊपर का जो पानी रहेगा वो थोड़ा सा गर्म रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा। तो यहाँ पे ये ठंडी हवाएं हैं तो ये इसका स्पेस ले लेंगी, क्योंकि यहाँ पर ये जगह क्योंकि इवेपोरेट होकर के जा रहा है और यहाँ पर ये स्पेस खाली हो रहा है, ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट होता है रात के टाइम पे, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि इन दोनों डिस्कशन से हम क्या समझ सकते हैं कि ये जो अपीयरेंस है, द अपीयरेंस ऑफ एरियाज़ ऑफ लो एंड हाई प्रेशर इन द कोस्टल एरियाज़ एट नाइट, ये, और उसके बाद हम लोगों ने क्या जाना, द डायरेक्शन इन विच एयर वुड फ्लो एट नाइट इन द कोस्टल एरियाज़, कैसे फिर फ्लो करते हैं, ठीक है, उस तरीके से। अब यहाँ पर अब हम लोगों ने ये चीज़ जाना कि ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द एयर रिजल्टिंग इन डाइवर्स एटमॉस्फेरिक फिनोमिना, क्योंकि ये जो अनइवन हीटनिंग है एटमॉस्फेयर की, कहीं पर ठंडा है, कहीं पे गर्म है, कहीं पे तो जिसकी वजह से ये एटमॉस्फेयर या मूवमेंट ऑफ एयर्स होता है, ठीक है। अभी लैंड और सी के बारे में बताया, तो वैसे वैसे हमारी जो एयर्स हैं वो ऐसे डाइवर्ट होती रहती हैं और हवाएं ऐसे चलती रहती हैं, विंड फॉर्म होती रहती है, क्योंकि ये जो मूवमेंट ऑफ एयर है इसको यहाँ पर बताया गया, दैट इज़ विंड, ठीक है। बट इन सब के अलावा जो हम लोगों ने पढ़ा, इसके अलावा कुछ अदर भी ऐसे अदर फैक्टर्स हैं जो कि विंड कॉज करते हैं, ये दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द विंड्स। अब जैसे ये जो अर्थ है रोटेट कर रहा है, ठीक है, अर्थ रोटेट करती है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी जो अब जैसे इस तरफ अगर मतलब रोटेट कर रही है अर्थ, तो फिर जो आपका जो एयर है उनका डायरेक्शन क्या पता ऐसे चल रही हो, फिर डायरेक्शन ऐसे हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है, या उल्टा हो जाए, तो इस तरीके का भी होता है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, जो माउंटेन्स होते हैं, एयर विंड ऐसे आ रही है, फिर धीरे धीरे या तो इधर की तरफ डायरेक्शन चेंज हो जाए या इधर की तरफ पास आउट करके चले जाए, तो माउंटेन रेंजेस भी पाथ जो है विंड का वो चेंज करती हैं। तो ये भी दीज आर ऑल्सो फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द विंड्स, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमको इतना ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं जाना है, ये ज्योग्राफी का थोड़ा सा पार्ट है जो कि आप लोग हायर क्लासेस में अभी जाएंगे तो वहाँ पर अगर आप ज्योग्राफी लेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये चीज़ें आई थिंक ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। ये जो क्वेश्चन है अब ये आपको थिंक करके और उसके बाद खुद सोचना है कि ये ऐसा क्यों होता है, कि हाउ डू द प्रेजेंस ऑफ हिमालय चेंजेस द फ्लो ऑफ अ विंड ब्लोइंग फ्रॉम इलाहाबाद टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, so our next topic is rain and we will talk about this topic in our next video. Okay, so please if you like my video, don't forget to like, subscribe and share with your friends. See you in the next video. Thank you.